सम्राट अशोक का जन्म, उनके जीवन से जुड़ी सभी घटनाएं और कलिंग युद्ध के बाद किस तरह उनका हृदय परिवर्तन हुआ, ये सब आप इस सीरीज में जानेंगे। सम्राट अशोक, जिनकी जीवन गाथा मनुष्य के जीवन की अधोगति से उत्थान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उनका प्रारंभिक जीवन भले ही क्रूरताओं से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी जब वो धर्म की राह पर चले और फिर जो सिद्धांत उन्होंने दिए, उससे वो महानता के शिखर पर पहुंचे। हालांकि जब उन्होंने जीत की शुरुआत की थी, तो उनके लिए जीत का मतलब राज्य और देश जीतना था, शस्त्रों से सबको झुका लेना था। लेकिन बाद में उन्होंने दिलों को जीतने की शुरुआत की, और यही कारण है कि वो आज भी अमर हैं। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य पिता बिंदुसार थे। सम्राट अशोक के शासन का तरीका मौर्य वंश के पहले के शासकों से बिल्कुल अलग था। उनके 100 और भाई थे, वो सबसे छोटे थे, इसीलिए किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो राजा बनेंगे। अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में 304 ईसा पूर्व हुआ था, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। चीन ग्रंथ अशोक वादन के मुताबिक अशोक के पिता सम्राट बिंदुसार की 16 पत्नियां और 101 बच्चे थे। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी रानी धर्मा था। शासन प्रबंध और सैन्य प्रबंध तो अशोक को विरासत में ही मिला था। मौर्य साम्राज्य को चंद्रगुप्त के बाद दूसरे सम्राट बिंदुसार ने संभाला। बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र सुसीम था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार अपने पुत्रों में सबसे ज्यादा अशोक को पसंद करते थे। वहीं कई जगह इसके उलट बात कही गई है। कई जगह इस बात का जिक्र है कि बिंदुसार अपने सबसे छोटे पुत्र अशोक को पसंद नहीं करते थे। प्राचीन ग्रंथ अशोक वदान के अनुसार अशोक के पिता सम्राट बिंदुसार उन्हें नापसंद करते थे, और ये खटास पिता और पुत्र के बीच बचपन में ही आ गई थी। और बचपन में आई ये खटास फिर उम्र भर चली, या यूं कहें कि उम्र के साथ और बढ़ती गई। बाल्यकाल से ही सम्राट अशोक में लड़ने, युद्ध कला और एक महान योद्धा बनने के गुण दिखाई देने लगे थे। वो एक उच्च कोटि के शिकारी थे। उस समय शिकार राजा और राजकुमारों का प्रिय खेल था, और एक बार सम्राट अशोक उन्होंने लकड़ी की एक छोटी सी छड़ी से एक बलशाली शेर का शिकार कर उसे मार दिया था। जिसने भी इस घटना को देखा या इसके बारे में सुना, वो मानो हैरान ही रह गया था। जैसे जैसे अशोक की उम्र बढ़ी, सैन्य कौशल में उनकी महारत भी बढ़ती गई। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवनाम प्रिय अशोक मौर्य था। बिंदुसार ने अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को तक्षशिला प्रांत का कार्यभार सौंपा हुआ था। इतिहास पर गौर करें तो कुछ जगह इस बात का भी जिक्र है कि बिंदुसार के 100 पुत्रों के बीच इस बात को लेकर बहुत ईर्ष्या थी कि बिंदुसार अशोक पर अधिक विश्वास करते थे और उनकी अधिक सराहना करते थे, और लगभग हर युद्ध में उन्हें ही सेनापति बनाते थे। और इसके चलते अन्य सभी को अपनी योग्यता साबित करने का मौका नहीं मिल पाता था। बिंदुसार अपने पुत्रों की ये बातचीत सुनकर दुखी होते थे। अशोक की कहानी में नया मोड़ तब आया जब पिता बिंदुसार ने उन्हें तक्षशिला की ओर कूच करने को कहा। तक्षशिला कूच और फिर वहां से वापस आने पर अशोक के जीवन में
कई बदलाव आए। कई ऐसी घटनाएं घटी जिसने उनके जीवन मार्ग को पूरी तरह से बदल दिया। आगे की कहानी जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में। सुनते रहिए कुकू एफएम। नमस्कार, कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की गाथा। पिछले एपिसोड में आपने अशोक के बचपन और बिंदुसार से उनके रिश्ते के बारे में जाना। चलिए अब जानते हैं अशोक के तक्षशिला कूच से आगे की कहानी। तक्षशिला की प्रजा ने वहां के प्रांतीय अधिकारियों के अत्याचारों से तंग आकर विद्रोह कर दिया था। तब बिंदुसार ने अशोक को बुलाया। अशोक ने महल में आते ही पूछा, पिताजी, आपने मुझे बुलाया? क्या बात है, सब कुशल तो है? बिंदुसार ने कहा, पुत्र, तुम्हें अभी तक्षशिला के लिए निकलना होगा। अशोक ने पूछा, क्या बात है पिताश्री? अभी कुछ समय पूर्व ही मैं बंग प्रदेश से आया हूं, फिर अचानक तक्षशिला जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तब बिंदुसार ने अशोक को पूरी स्थिति से अवगत कराया और बताया कि किस प्रकार तक्षशिला की प्रजा ने वहां मौर्य शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है और उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक का तुरंत तक्षशिला जाना बहुत जरूरी है। अशोक पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन उनके मन में दुविधा थी कि जब भ्राता सुसीम तक्षशिला में कार्यभार संभाल रहे हैं तो फिर क्या उनका वहां जाना उचित रहेगा या नहीं। इस बारे में अशोक अपने पिता बिंदुसार के सामने अपनी बात रखते हैं, तो वो उन्हें इस विषय में ना सोचकर तुरंत ही तक्षशिला की ओर निकलने का आदेश देते हैं और उन्हें विजय होने का आशीर्वाद देते हैं। अपने पिता से विजय का आशीर्वाद लेकर अशोक तक्षशिला की ओर चलते हैं और जल्द ही वहां से बिंदुसार को विद्रोह समाप्त होने और शांति की स्थापना होने का समाचार देते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी सम्राट अशोक, उन्होंने केवल वाणी के आधार पर तक्षशिला का विद्रोह शांत करवा दिया। बिंदुसार इस समाचार को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अशोक को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया ताकि वहां शांति बनी रहे। इस निर्णय से अशोक के बाकी सभी भाई दुखी हो गए। वहीं राज्य में उत्तराधिकारी के चुनाव को लेकर बातें भी शुरू हो गईं। बिंदुसार की 16 रानियां थीं और सभी रानियां अपने ही पुत्र को युवराज के रूप में देखना चाहती थीं। बिंदुसार अशोक की योग्यता और कौशल के आधार पर उसे राजा तो बनाना चाहता था, लेकिन इसे बिंदुसार की दूरदर्शिता कहें या भविष्य में होने वाली घटना को लेकर उसका आभास। बिंदुसार के मन में एक दिन ये बात आई कि अगर कहीं उसने अशोक को राजा बना दिया तो ऐसा ना हो कि वो राज्य के लिए अपने बाकी भाइयों की हत्या कर दे। इधर अशोक के बाकी भाई अशोक से और अधिक ईर्ष्या करने लगे और अशोक की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई ताकत को लेकर उन सभी के मन में बैर के भाव आने लगे। वो किसी भी स्थिति में अशोक को आगे बढ़ता हुआ या उसे मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनते हुए नहीं देखना चाहते थे, लेकिन अशोक को ही तीसरा मौर्य सम्राट बनना था, ये नियति थी। तक्षशिला विरोध शांत होने के बाद कुछ समय बाद
उज्जैनी से एक दूत ने आकर बिंदुसार को संदेश दिया, जिससे बिंदुसार चिंतित हो गए और उन्होंने तुरंत ही अशोक को बुलावा भेजा। अशोक तुरंत राजमहल में जाकर बिंदुसार से मिले और बिना देर किए उनकी चिंता और इस प्रकार शीघ्रता से अशोक को बुलाने का कारण पूछा। बिंदुसार ने अशोक को बताया कि उज्जैनी में विद्रोह हो गया है और अशोक से उस विद्रोह को शांत करने के लिए तुरंत निकलने को कहा। अशोक की उम्र उस वक्त लगभग 18 साल थी। हालांकि वो उज्जैनी जाने के इच्छुक नहीं थे, पर बिंदुसार ने उन्हें समझाते हुए कहा कि तक्षशिला का विरोध शांत करने के बाद अब अशोक ही एकमात्र ऐसे योद्धा हैं जो उज्जैनी प्रांत में भी शांति व्यवस्था बना सकते हैं। इसीलिए बिंदुसार के कहने पर अशोक ने तुरंत प्रस्थान किया। अशोक की गाथा में आगे क्या हुआ जानेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की गाथा। पिछले अंकों में आपने सम्राट अशोक के बचपन, उनके पिता के साथ उनके रिश्ते और फिर किस तरह तक्षशिला में अशोक ने मौर्य साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह को बड़ी ही सूझबूझ के साथ शांत करवाया, इस बारे में जाना। अब सुनिए आगे की कहानी। अपने पिता की आज्ञा अनुसार अशोक उज्जैनी की ओर चलते हैं। साथ में कई सारे घुड़सवार, सेना और हाथी लेकर अशोक उज्जैनी की ओर बढ़ तो रहे थे, लेकिन उनके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। ये विचार उज्जैनी में विद्रोह को शांत करवाने से जुड़े नहीं थे, बल्कि अशोक के मन में तो ये डर था कि क्योंकि पिता बिंदुसार ने अब उज्जैनी के विद्रोह को शांत करवाने के लिए भी उन्हें ही भेजा है, तो कहीं इस बात से उनके भाई और अधिक क्रोधित ना हो जाएं। क्योंकि अशोक भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे कि अशोक के तक्षशिला का कार्यभार संभालने के बाद से उनके भाई कहीं ना कहीं उनसे नाराज हैं। इन्हीं विचारों में खोया अशोक अपने घोड़े को हवा से बातें करवाता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। रास्ते के मनोरम दृश्यों की ओर भी मानो उसका ध्यान नहीं था, पर तभी ना जाने एक स्थान पर क्या सोचकर अशोक ने अपने घोड़े को रोक दिया और सेनापति से सेना और घोड़ों को कुछ समय रुककर विश्राम देने के लिए कहा। अशोक को न जाने क्यों वो जगह भा रही थी। उसके बेचैन मन को मानो अचानक ही शांति महसूस हो रही थी। उसने अपने सेनापति से उस जगह के बारे में पूछा तो सेनापति ने बताया कि उस जगह का नाम विदिशा है। वहां रुके हुए उन सभी को कुछ देर ही हुई थी कि तभी अचानक एक ओर से कुछ हलचल सुनाई दी। अशोक ने शत्रु की आहट समझकर अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन ये आहट शत्रु की नहीं बल्कि प्रेम की थी। एक ओर से कुछ लड़कियां चली आ रही थीं, जिनमें से एक रूपवान लड़की को देखकर मानो कुछ क्षण के लिए अशोक सब कुछ भुला बैठे। वो लड़की भी अशोक को देख रही थी और ये समझ चुकी थी कि अशोक किसी राजकुल से संबंध रखते हैं। अशोक और वो कन्या दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी उस लड़की के साथ जा रही अन्य लड़कियों ने उसे आवाज दी और कहा, विदिशा
चलो, जल्दी चलो। अशोक ने उसका नाम सुन लिया और तुरंत ही सेनापति को कहा कि किसी अनुचर को भेजकर उस कन्या के माता पिता के बारे में पता लगाया जाए। लेकिन सेनापति तो अशोक की मनोस्थिति को भांपकर पहले ही अनुचर को उस कन्या के बारे में सब पता लगाने के लिए भेज चुका था। कुछ ही देर में गुप्तचर ने आकर बताया कि विदिशा किसी उच्च व्यापारी वंश की कन्या है। अशोक ने बिना देर किए विदिशा के माता पिता को ये संदेश भिजवाया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। अशोक ने विदिशा के माता पिता से मिलकर विदिशा और अपने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे विदिशा के माता पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और 18 वर्ष की उम्र में अशोक का विवाह विदिशा से हुआ, जिसके साक्षी अशोक के सेनापति और पूरी सेना बनी। विवाह के बाद अशोक विदिशा के साथ उज्जैनी की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर क्या अशोक वहां के विद्रोह को शांत करवा पाए? क्या हुआ अशोक की कहानी में आगे जानेंगे अगले अंक में। नमस्कार, कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की गाथा। पिछले अंक में आपने सुना कि किस तरह अशोक ने विदिशा से विवाह किया और फिर उज्जैनी का विद्रोह शांत करवाने के लिए आगे बढ़े। अब सुनिए आगे की कहानी। उज्जैनी पहुंचते ही अशोक अपने काम में लग गया और कुछ ही वक्त में अशोक की व्यूह रचना से कोई भी विद्रोही नहीं बच पाया और वहां शांति की स्थापना हुई। अशोक ने वहां के शासन की बागडोर संभाल ली। वहां के नागरिकों ने भी पूरे जोश और उत्साह के साथ अशोक का स्वागत किया। अशोक जैसा राज्यपाल पाकर जनता भी प्रसन्न थी। पाटलिपुत्र भी ये समाचार भिजवा दिया गया कि उज्जैनी में सारा विद्रोह शांत हो गया है और मौर्य साम्राज्य की जय जयकार हुई है। ये समाचार पाकर बिंदुसार बहुत खुश हुआ और एक बार फिर से अशोक पर गर्व महसूस करने लगा। अपने राजसी धर्म को पूरा कर अशोक तुरंत ही अपनी पत्नी विदिशा के पास पहुंचा, जिसे वो विवाह के बाद से अधिक समय नहीं दे पाया था। विदिशा के पास पहुंचकर अशोक ने उसे अपनी जीत का समाचार दिया और उससे पूछा कि प्रसन्न होने के इस मौके पर आखिर वो उदास क्यों है। विदिशा चुप रही। अशोक ने आगे कहा, जानती हो, इस समाचार से पाटलिपुत्र में पिताजी भी बहुत प्रसन्न होंगे कि मौर्य साम्राज्य के खिलाफ जो विद्रोह की चिंगारी थी वो शांत हो गई है। विदिशा ने उत्तर दिया, हाँ, सही कहा आपने, विद्रोह तो शांत हो गया, पर इस सब में कितना रक्तपात हुआ, क्या आपने उस बारे में सोचा? अशोक ने तुरंत ही विदिशा को समझाते हुए कहा कि ये तो शासन व्यवस्था का हिस्सा है और विद्रोहियों को दबाने के लिए इस तरह की युद्ध और रक्तपात होना साधारण सी बात है। तुम एक क्षत्रिय की पत्नी हो, इन बातों से तुम्हारा इतना व्याकुल होना ठीक नहीं है। विदिशा ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा, आपके हाथ रक्तपात में रंग गए हैं आर्य, मुझे युद्ध से घृणा है। अशोक ने कहा, युद्ध से घृणा हो सकती है,
पर योद्धा से घृणा तो नहीं है ना? विदिशा ने अडिग रहते हुए कहा, जिस योद्धा के हाथ निर्दोष व्यक्तियों के खून से रंगे हों, मुझे उससे भी घृणा है। अशोक कुछ क्षण के लिए समझ ही नहीं पाया कि आखिर विदिशा को क्या उत्तर दे। उसे क्रोध भी आ रहा था, लेकिन वो विदिशा से बहुत प्रेम करता था। इसीलिए उसने स्वयं को शांत रखते हुए कहा, तुम बौद्ध धर्म के अनुयायी हो, इसीलिए तुम इस तरह की बातें कर रही हो। पर विदिशा, मैं बौद्ध नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं और शासन और प्रजा की देखभाल के लिए ये करना बहुत जरूरी है। ये युद्ध और ये रक्तपात सब सामान्य ही है। तुम इन सब से इतना प्रभावित ना हो। विदिशा ने भी तुरंत उत्तर देते हुए अशोक को अहिंसा के महत्व के बारे में समझाने का प्रयास किया। उसने अशोक को समझाने की कोशिश की कि भगवान बुद्ध ने अहिंसा को ही परम धर्म बताया है और अहिंसा में परम शांति है। ऐसा नहीं था कि अशोक विदिशा की व्यथा को समझ नहीं पा रहा था। वो जानता था कि बौद्ध धर्म की शिक्षा और संस्कार विदिशा को व्यथित कर रहे हैं। फिर भी उसने साफ शब्दों में विदिशा से कहा कि आवश्यकता पड़ने पर रक्त बहाना मेरा धर्म है और इस धर्म का निर्वाह मुझे करना ही होगा। इसीलिए यही उचित होगा कि तुम इस बात को स्वीकार कर लो। विदिशा उस समय तो चुप हो गई, लेकिन मन में उसने भी ये ठान लिया था कि वो अशोक को अहिंसा का पाठ पढ़ा कर रहेगी। अशोक की कहानी में आगे क्या हुआ जानेंगे अगले अंक में।